नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। भोपाल में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एडीजी इंटेलिजेंस के साथ ब्रीफिंग। उज्जैन में बैरवा दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। विक्रमोत्सव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सौरभ शर्मा के सहयोगी के नाम पर मिली 6 करोड़ से ज्यादा की एफडी। सौरभ के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस। ईडी ने दी है जानकारी। जबलपुर में मालगाड़ी की बोगी में लगी आग। कोयले से भरी मालगाड़ी ओएचई लाइन से टकराई। ओवरलोड होने के चलते हादसे की आशंका। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर। पीथमपुर में कचरा जलाने की मंजूरी को लेकर याचिका। आज हो सकती है अर्जेंट सुनवाई। एमपी लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया। 229 पद के लिए 800 लोगों का इंटरव्यू के लिए चयन। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। पीथमपुर में जलाने को लेकर की मंजूरी को लेकर यह याचिका दायर की गई है और आज इस याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट अर्जेंट सुनवाई कर सकता है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एल्यूमनाई संगठन ने यह याचिका दायर की है और मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टर्स की तरफ से इस याचिका को दायर किया गया, जिस पर आज इंदौर हाईकोर्ट अर्जेंट सुनवाई कर सकता है। तो यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन से जुड़ी ये याचिका है कि पीथमपुर पे इसे जलाया जाए या नहीं, इसे लेकर याचिका लगाई गई है और एक अर्जेंट हियरिंग इस पर इंदौर हाईकोर्ट आज कर सकता है। इस दिशा में एक बड़ा फैसला आने की आज संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बताएं इस मामले से जुड़ी और अधिक जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूनियन कार्बाइड का कचरा जो कि पीथमपुर की रामको कंपनी में जलाया जाना है, उसे लेकर के पीथमपुर में तो लगातार विरोध किया ही जा रहा है। इसे लेकर के अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एल्यूमिनाई मीट जो होता है, एल्यूमिनाई समिति के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से एक याचिका जो है इंदौर हाईकोर्ट में लगाई गई है और इसमें यह बोला गया है कि जिस तरह के नियम जो है कचरा जलाने के लिए होना चाहिए, इस कचरे को जलाने के बाद जिस तरह का संक्रमण फैलने का खतरा जो है उसके निपटान के लिए जो आवश्यक कदम है, इन सब चीज़ों को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई है और इससे एक बड़ा खतरा जो है इंदौर और पीथमपुर के आबो हवा पर भी पड़ सकता है। इसी को लेकर के ये अर्जेंट सुनवाई की एक याचिका जो है इसमें लगाई गई है। इसमें हाईकोर्ट से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक अर्जेंट सुनवाई जो है वह की जाए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पेच आपको अविनाश बता दूं कि फिलहाल हाईकोर्ट के शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं। हालांकि इस याचिका में ये बात की गई है कि ये मामला जो है यह लोगों के हित से जुड़ा हुआ है। इसमें पहले भी कई लोग जो हैं, आम जन जो है वो हताहत हो चुके हैं और एक बार फिर से जब इस कचरे को यहाँ पर जलाया जाएगा तो हो सकता है कि उससे जो विकिरण या उससे जो किरणें फैले उससे इंदौर और पीथमपुर की आबोहवा खराब हो सके और इससे लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस पर एक अर्जेंट सुनवाई जो इंदौर हाईकोर्ट में की जाए। हालांकि अभी तक यह तय हो नहीं हो पाया है कि आज इस मामले पर सुनवाई होगी या शीतकालीन अवकाश खत्म होने के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि पीथमपुर में जो लोग विरोध कर रहे हैं वहाँ के वकीलों की तरफ से भी एक इस मामले में हस्तक्षेप को लेकर के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया था। हालांकि चीफ जस्टिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इंदौर हाईकोर्ट में अब जब याचिका इस मामले की
लग चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि आज इंदौर हाईकोर्ट इस पर एक अर्जेंट सुनवाई जो है वह कर सकता है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि रामको कंपनी में जब इस कचरे को जलाया जाएगा तो इसके बाद जिस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती है उसे लेकर के ना तो जानकारी दी गई है और ना ही उसे लेकर के किसी प्रकार की तैयारी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए इंदौर और पीथमपुर के प्रदूषण का स्तर जो है वो किस तरह से बदल सकता है इसकी जानकारी जो है वह दी जाना चाहिए। हालांकि यह दावा शुरू से किया जा रहा, रामको कंपनी की तरफ से भी यह दावा किया गया था कि जिस तरह का कचरा पहले चलाया गया था उसी तरह की प्रक्रिया भी इस बार वापस से अपनाई जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का कोई खतरा जो है वह नहीं है। लेकिन इंदौर के एलिमाई डॉक्टरों की तरफ से अंदेशा जताया गया और इसी को लेकर के अब उन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में यह पूरी याचिका दाखिल कर दी है। इंदौर हाईकोर्ट में होगी। अंशुल, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया। जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर कोयले से ओवरलोड एक मालगाड़ी ओएचई से जाकर टकरा गई और टक्कर के साथ जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। मालगाड़ी की एक बोगी में आग भी लग गई। कोयले में लगी आग तो बुझा ली गई, लेकिन ओएचई लाइन टूटने से रेल यातायात बाधित हो गया। हादसे के बाद मदन महल रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और आरपीएफ ने यात्रियों को एहतियातन प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया। हादसे के बाद हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने मौके का जायजा लिया। देखिए आप। जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर एक रेल हादसा हुआ है। यहाँ पर कोयले से भरा हुआ एक मालगाड़ी ओएचई लाइन से टकरा गई और इसकी वजह आप देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके ऊपर कितना ओवरलोड कोयला भरा हुआ है। और इस ओवरलोडिंग की वजह से ट्रैक के ऊपर जो ओएचई लाइन होती है, ओवरहेड लाइन होती है, उससे ये कोयला टकराया। और चूंकि रेलगाड़ी, ये जो मालगाड़ी है वो एक स्पीड में थी और इस वजह से स्पार्किंग हुई और एक वैगन में आग लग गई। हालांकि बड़ी अच्छी बात ये रही कि गनीमत इस बात की रही कि यहाँ कोई किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ओएचई लाइन जरूर इस हादसे की वजह से टूट गई है। और आप देख सकते हैं कि जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का ये हादसा है कि अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रेन यातायात को सुचारू करने का प्रयास उनकी ओर से, ओएचई लाइन को सुधारने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी। एक वैगन जिसमें आग लगी थी वो आग बुझा ली गई है, लेकिन ओएचई लाइन टूटने से रेल यातायात यहाँ पर बाधित हुआ है और रेलवे का महकमा अब इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रहा है। और फिलहाल ओएचई लाइन जो टूटी है उसकी मेंटेनेंस, उसके सुधार कार्य का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर ट्रेन यातायात को बहाल किया जा सके। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। एक नाम जिसका जिक्र इस वक्त न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में हो रहा है। काली कमाई का कुबेर रखने वाला सौरभ शर्मा, जिसे इस वक्त देश भर की एजेंसियां तलाश भी कर रही हैं, जो इस वक्त मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब चर्चा केवल भ्रष्टाचार की नहीं है बल्कि सियासत भी इस पर हो रही है, क्योंकि खुद मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब सौरभ शर्मा की जान को खतरा बता रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की सुनहरी लंका के रावण सौरभ शर्मा की जान को खतरा, ये एक बयान नहीं बल्कि इस केस का नया मोड़ है, जिस मोड़ पर अब सियासत भी शामिल हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सौरभ शर्मा को सुरक्षा देने की बात कही है। पटवारी का कहना है कि सौरभ के सामने आने से भ्रष्टाचार में शामिल बड़े नेताओं की पोल खुलेगी। सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। पटवारी से पहले सौरभ शर्मा की मां और दोस्त भी सौरभ की सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। IBC 24 के सामने आकर सौरभ की मां ने कहा था कि अगर सरकार सौरभ की जान की सुरक्षा का वादा करती है तो सौरभ खुद सबके सामने आएगा। हमने सौरभ की जान की सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है और सरकार सौरभ की सुरक्षा की गारंटी लेता है तो वो स्वयं सामने आकर सब बातों का जवाब देगा। आज की स्थिति में सौरभ की जान को खतरा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सौरभ के लिए सुरक्षा की मांग की तो बीजेपी ने भी
इस मांग का जवाब दिया। जीतू पटवारी भ्रष्टाचार की जड़ें खोदने की जगह भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार का ये बड़ा घोटाला उजागर किया है। हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय था, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। करप्शन के काले सोने और अकूत संपत्ति का मालिक सौरभ शर्मा कहाँ है? अब तक एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं है। लेकिन सौरभ की जान को किससे खतरा है? ये सवाल अब भी सभी को परेशान कर रहा है। क्या सौरभ के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो अब सौरभ के सामने आने से खतरे में है? कई सवाल हैं जिसके जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। इस मामले में 27 दिसंबर के छापे को लेकर ईडी ने अब जानकारी दे दी। ईडी ने बताया कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में सर्चिंग की गई थी और तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उसके हाथ लगे थे। उसका जो सहयोगी है चेतन सिंह गौर, इसकी गाड़ी से 10 करोड़ रुपए कैश, 52 किलो सोना मिला था। उसके नाम पर 6 करोड़ से अधिक की FD भी है। सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक बैलेंस भी मिला है। 23 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं और उन्हें जब्त भी कर लिया गया है। यानी एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि न सिर्फ ये जो दस्तावेज मिले हैं और न सिर्फ जो पैसे और रकम मिले हैं, यानी गाड़ी से तो मिले थे 10 करोड़ रुपए, 52 किलो सोना, घर से भी करीब 8 करोड़ की संपत्ति और सोने और चांदी की सिल्लियां बरामद की गई थी, कैश बरामद किए गए थे। लेकिन इसके अलावे और कम से कम 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की FD की गई है चेतन गौर के नाम पर, वो सौरभ शर्मा की है। ये दस्तावेज भी अब ईडी को मिल चुके हैं। इस दस्तावेज की मिलने की पुष्टि भी ईडी ने कर दी है। चेतन गौर, ये नाम बार बार आप इस वक्त इस खबर में देख पा रहे हैं। चेतन गौर वही वो दोस्त है जो बिजनेस पार्टनर है सौरभ शर्मा का, जिसकी गाड़ी थी सफेद रंग की गाड़ी जो आप देखते हैं ना, वो चेतन गौर की ही थी। भले इसका इस्तेमाल सौरभ शर्मा करता था, लेकिन वो चेतन गौर जो उसका बिजनेस पार्टनर था उसकी नाम से खरीदी गई थी और उसी के नाम से अब सौरभ शर्मा के परिजनों की FD भी रखी हुई है। ये जानकारी ईडी ने अब साफ कर दी है। विदिशा में एक गांव में UAE की एक संस्था ने लोगों के घरों में मुफ्त में हैंडपंप लगा दिए हैं। लेकिन कहते हैं ना, मुफ्त में कोई कुछ नहीं देता। इस हैंडपंप के बदले संस्था के लिए काम करने वालों ने लोगों से कलमा पढ़वाया और एक अरबी भाषा का हैंडपंप के पास बोर्ड भी लगाया। लेकिन अब इस संस्था के काम करने के तरीके, तौर तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये मामला, देखें इस रिपोर्ट में। विदिशा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर गंजबासौदा विकास खंड के बावली गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसने प्रदेश की सरकारी एजेंसियों के होश उड़ा दिए। दरअसल गांव में लोग कुएं से पानी भरते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं सिर्फ कागजों पर लोगों को पानी मुहैया करा रही है। पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को एक UAE से सहायता प्राप्त संस्था ने फ्री में हैंडपंप लगाने की बात कही। लोग खुश हो गए और करीब 32 घरों में हैंडपंप लगे भी। लेकिन हैंडपंप लगने के बाद एक अरबी भाषा का बोर्ड लगाया गया और आरोप है कि हैंडपंप लगाने के बाद लोगों को कुछ पैसे भी दिए गए और लोगों से कलमा भी पढ़वाया गया। तो पढ़वाई थी, एक थे। क्या लिखा था इस बोर्ड पर? उर्दू में था, वो तो हमें भी नहीं मालूम। पानी यार घर घर पहुंचता तो कोई बाहरी लोगों का आश्रय देता ही नहीं कोई। जैसे मान लो हमें लालच है और भैया दे दो पैसा, हम लगवा लेते हैं। नल हमारे पास है तो भी लगवा रहे हैं। बाहरी लोग आए थे तो मतलब ये नल वगैरह लगाए हैं, हिंदू से वो दुआ पढ़वा रहे हैं। जिसके घर वो नल लगवाए थे उन सब ने की है। करीब 8 महीने से UAE की संस्था गांव में बिना अनुमति के काम कर रही है। अब जाकर प्रशासन को इसकी भनक लगी है तो प्रशासनिक अफसरों ने अरबी भाषा के बोर्ड जब्त किए हैं और काम को रुकवाकर जांच में जुटे हैं। प्रशासन की जानकारी में ये विषय आया और उसके बाद ये पूरा वहाँ पे टीम गई एंड जो भी इस तरीके के प्लेट्स और जो चीज़ें थी वो बिना अनुमति के की जा रही थी और इन सबको हटवा दिया गया है और सभी एंगल्स पे जांच की जा रही है। ये जो हैंडपंप लगाए गए थे ये बिना अनुमति लगाए गए थे, तो इसके लिए मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज
अधिनियम के तहत इन पर अपराध भी पंजीबद्ध किया है और उसकी विवेचना की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि हिंदू परिवारों के घर हैंडपंप लगाने और पैसे देने के एवज में कलमा पढ़वाने का संस्था का क्या मकसद है, इसमें कौन कौन शामिल है और करीब 8 महीने तक जांच एजेंसियां क्या सोती रही। जितेंद्र कुमार चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 विदिशा। छतरपुर के निर्मोही अखाड़े के महंत भगवान दास सिंगारी को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके ही एक पुराने साथी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी और खुद के लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होने की बात कही है। अब इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। जिसने फोन किया था वो व्यक्ति कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तो तुमने सुना है या नहीं। इस गैंग का सदस्य वो बन चुका है। धमकी मिलने के बाद महंत भगवान दास सिंगारी ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तुमको बिश्नोई गैंग का नाम सुने हो? बिश्नोई गैंग नाम सुने हो? हाँ तो ठीक है, यही समझो, वही से बोल रहा हूँ। तो 15 दिन के अंदर देखना बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है ना? हाँ मैंने बोलना बंद कर दिया, करना चालू कर दिया, ठीक है? ये नंबर देते हो पहले, कितने नंबर है इसमें? नंबर बताओ, कितने नंबर है इसमें? पता नहीं हमें कितने नंबर ना। तो कोई FIR कर सकते, तुमको करना हो तो कर देना। काय की FIR? चले जाना, कोतवाली कर देना कि परमात्मा दास का फोन आया था बिश्नोई गैंग से। हमारे शिष्यों के हमारे फ़ोनों में 3-4-5 दिन से निरंतर धमकी, मुझे जान से मारने की, उठवा लेने की, यहाँ तक कहा कि तुमको ध्यान देना चाहिए कि उस मंदिर में पूर्व के महंतों की भी हत्याएं हुई हैं। लॉरेंस बिश्नोई कोई गैंग का, बोले मैं उसका सदस्य हो चुका हूँ, मेरा नंबर देख लिया जाए, तेरा नंबर जाने क्या ऐसा बोल रहा था। सामने से व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और उसके आधार पर जो महंत जी ने आवेदन दिया उस पर FIR पंजीबद्ध की गई है और उसमें अग्रिम विवेचना जारी है। FIR जिस व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई उस पर की गई है। हमारी टीम पूरी जांच कर रही है इसमें कितनी सत्यता है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। CM डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल क्या है? सुबह 9:45 पर ADG इंटेलिजेंस के साथ बैठक रहेगी। 9:50 पर आयुक्त जनसंपर्क के साथ ब्रीफिंग उनकी रहेगी। उज्जैन में बैरवा दिवस स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और विक्रमोत्सव की तैयारी को लेकर भी समीक्षा बैठक वो करेंगे। तो आज का शेड्यूल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं CM डॉक्टर मोहन यादव का। चलिए आपको लिए चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन, जहां आज साल की अंतिम भस्म आरती हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और साल 2024 की अंतिम भस्म आरती में शामिल होकर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। आप भी करिए साल 2024 की अंतिम भस्म आरती का दर्शन। वादा है हमारा कि कल सुबह हम आपको साल 2025 की पहली भस्म आरती भी दिखाएंगे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद सब पर बना रहे, देश और प्रदेश में समृद्धि आए, खुशहाली रहे, आप सब खुश रहें, ऐसी आशा हम करते हैं। और इस साल की जो आखिरी भस्म आरती है इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बाबा के आशीर्वाद से। और 2025 की नई सुबह की, पहले दिन की, नए साल की जो भस्म आरती रहेगी, हम विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं कि वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सब तक पहुंचे, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अब बात मध्य प्रदेश के मौसम की, वेदर अपडेट की। बारिश के बाद अब बर्फीली ठंड का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 6.4 डिग्री तापमान में गिरावट आई है। भोपाल की बात करें तो 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। राजगढ़ का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री से गिरकर 5.4 डिग्री पहुंच चुका है। पचमढ़ी की बात करें तो न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आने वाले वक्त में प्रदेश भर में और ठंड बढ़ने की संभावनाएं हैं।